क्या मेरी स्क्रीन क्लियर है? विजिबिलिटी? यस, फाइन। सो क्लास यूजीसी नेट क्रैश कोर्स की आज क्लास फर्स्ट है। आप इसको डेमो ट्रायल जो भी कंसर्न करना चाहें, बट इट इज क्लास वन ऑफ। और आज हम शुरू करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो आपका यूनिट 9 है। इट्स सपोज टू द सिलेबस दैट इज गिवन। फाइन। आप में से सभी इंग्लिश हिंदी मिक्स में कंफर्टेबल हैं? फाइन 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 फाइन। आप में से जब भी किसी को लगे या कोई शब्द मेरा समझ में नहीं आ रहा है, तो काइंडली रेज योर हैंड, है ना, ऐसा म्यूट नहीं छोड़ देना, अनम्यूट मत कर लेना अपने आप को सभी, तो क्योस हो जाएगा क्लास में। फाइन। तो एक जनरल मेरा कंसर्न था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई इनपुट देना चाहेगा? जनरल इनपुट कि ये होता क्या है, इसका कंसर्न क्या है? एनीवन ऑफ यू? यस? नो वन? फाइन, नो इश्यूज। चलिए, मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगी। गाइस से यस और नो। इज इट विजिबल नाउ? चलिए, अब समझिए जरा कॉन्सेप्ट को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ना, आप लोगों ने बड़े खबरों में सुना होगा कि यार उसने उसका गाना चुरा लिया, या उसने उसका जो है वो नॉवेल से आइडिया चुरा लिया और मूवी बना ली, और उसी किताब से कॉन्सेप्ट ले लिया। ये सारी चीज हम खबरों में सुनते रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक बहुत छोटे 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 ना पौधे, एक बहुत बड़े अम्ब्रेला टर्म के, जिसको हम आईपीआर कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे पहले अगर हम शब्द पे फोकस करें ना, जिसे हम इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल इज समथिंग विच इज आउट ऑफ द क्रिएटिविटी, आउट ऑफ योर माइंड, आपका क्रिएशन, आपके दिमाग की उपज। फाइन। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहां पे, किस तरह के एसेट में काउंट की जाती है? ये इंटेंजिबल एसेट है। अब थोड़ा सा इस शब्द पे जाते हैं अपन। एसेट्स टेंजिबल भी होते हैं भाई आपके पास। अभी आप लोग जहां बैठे होंगे ना, टेबल कुर्सी चेयर सब होगी आपके पास, यू कैन टच इट, फिजिकली फील कर सकते हैं आप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप टच नहीं कर सकते। आप गाने को सुन सकते हो, फील कर सकते हो, फाइन। गाने को टच नहीं कर सकते। तो ये वो है, दिस कैन नॉट बी फील फिजिकली, हाउएवर इट हैज अ ग्रेटर इकोनॉमिक वैल्यू। इसका कमर्शियल एस्पेक्ट, इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब बात यह है मैम, वो सब ठीक है, लेकिन हमें इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? भाई आपकी क्रिएटिविटी, आपका क्रिएशन, आप कोई चुरा के ले जा रहा है तो आप क्या करोगे? फाइन। मेरी बात समझ में आ रही सभी को, है या ना? हेलो गाइस, मेरी क्लास मोनोलॉग नहीं होती है, इट इज अ डायलॉग। यस, फाइन। अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, इसके एम्बिट में बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके एम्बिट में आपके कॉपीराइट्स, इसके एम्बिट में आपके ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ट्रेड सीक्रेट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, जीआई टैग, ये सारी चीजें आती हैं। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको बस इतना समझना है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको एक्सक्लूसिविटी देते हैं। एक्सक्लूसिविटी मतलब क्या है? भाई आपका राइट है, आप अपने सामान को बेचो, उसको लाइसेंस करो, उसको असाइन करो, कुछ भी करो, वो एक्सक्लूसिव आपका राइट है। किसी और को अगर यूज करना है ना, तो ही हैज टू टेक परमिशन और लाइसेंस फ्रॉम यू। भाई वो आपको पेमेंट करेगा कि भाई देखिए मुझे आपका इस आइडिया, आपका इन्वेंशन चाहिए, तो आई विल पे यू विद दैट, एंड आप मुझे अपना इन्वेंशन दो। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आती है। अब ये करता क्या है? ये आपको एक सेफ गार्ड विंडो देता है, एक प्रोटेक्शन देता है, ताकि आप इन सारे राइट्स को ना बचा सके। अब अगर मैं ना 4 सर्कल्स की बात करूंगी ना, तो दिमाग में सबके ऑडी आ जाएगी। फाइन। एक येलो से बड़े फैंसी से पैकेट की बात करूंगी ना नूडल्स के रिगार्डिंग, तो मैगी दिमाग में आ जाएगी। क्यों? ये सारी चीजें क्या है? ये ट्रेडमार्क्स हैं, ये डिजाइन, ये सारा आपका आईपीआर है। तो आप ये मत सोचो कि जिसने नहीं पढ़ा हो या जिसने नहीं सुना हो कि कुछ नया ही पढ़ रहे हैं, कुछ नया ही सुन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डेली रोज में पढ़ते सुनते हो। द थिंग इज दैट कि हम उस इन डेप्थ में हमने स्टडी नहीं की है उन चीजों की। फाइन। तो सबको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्लियर हुआ? यस और नो? हाँ जी, फाइन। अब
ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम अगर सिलेबस ओरिएंटेड चलेंगे, बिकॉज ये क्रैश कोर्स है, हम इतने डिटेल में नहीं जा पाएंगे बिकॉज हमारे पास टाइम स्पेन भी है, हमको बहुत सारी चीजों को टच करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, ऑल्दो जहां भी यू हैव इश्यूज विद दैट एंड देयर फाइन, नो वरीज विद दैट। अब इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस समझो। ये आपको एक्सक्लूसिविटी तो देता है, अब आपका चाहे वो इनोवेशन हो, आपका कोई भी क्रिएशन हो, है ना, आपकी नॉवेल्स हो, आपका कॉपीराइट्स हो, आपके ट्रेडमार्क्स हो, आपके पेटेंट्स हो, इन सबको एक्सक्लूसिविटी देता है। मतलब क्या भाई, आपके पास रजिस्टर्ड है तो आपके पास सोल राइट है, आप डिसाइड करेंगे इसका करना क्या है। लेकिन ये ऐसा इटर्नल फॉरएवर वाला सिनेरियो नहीं है। मतलब क्या, इन सबका एक टाइम बाउंड पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार रजिस्टर हो गया छुट्टी बड़ी आराम से। किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का ऑथर की लाइफ, किसी का रिन्यूअल, इस तरह से ये सारे जो आईपीआर है ना, ये टाइम बाउंड चलते हैं। और एक बार टाइम लैप्स हो गया, मतलब क्या, एक बार इनका टाइम पीरियड ओवर हो गया, उसके बाद ये खत्म नहीं होते, लेकिन आपका एक्सक्लूसिव राइट खत्म हो जाता है। दैट मीन्स ये पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। अब एवरीवन इज फ्री टू यूज, कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा, कोई आपसे परमिशन लेने नहीं आ रहा कि हम क्या करें। फाइन, अब वो पब्लिक डोमेन में आ चुके। इसलिए मैंने कहा कि रिन्यूएबल होता है, इनका टाइम पीरियड है, इधर आप रिन्यू कराओ इनको, और अगर आप नहीं करवाते हो तो फिर वो टाइम पीरियड लैप्स होने के बाद ये पब्लिक डोमेन में इजी टू एक्सेस हो जाते हैं। इज इट क्लियर टिल हियर एवरीवन? यस, यस और नो? हेलो, फाइन। अब इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ना जो वैरायटी है, इसको हम भी ब्रीफ में समझ रहे हैं, इसकी डिटेलिंग में हम जाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? अभी अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर न्यूज पढ़ी होगी, आई एम श्योर लास्ट ईयर की थी, मखाने का जीआई टैग मिला। कोई बता सकता है कहाँ का है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मखाने का? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बहुत शानदार, बिहार, राइट, वेरी गुड। तो बिहार का अब, यस 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 यस, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, बिहार पे हम होल्ड करते हैं नाउ। अब जब बिहार कहा गया और बिहार का जीआई टैग कहा गया, इसका मतलब क्या है? Is someone answering? कोई जवाब देना चाह रहा है? हेलो, एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। अच्छा, चलिए सुन लीजिए, वापस से सुन लीजिए। आपने बोला कि मैम मखाने का जीआई टैग बिहार का है, फाइन, वेरी गुड, एक्सेलेंट। इसका मतलब क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब मिला है कि यहाँ जो चीज मतलब ज्यादा होती है तो उससे मतलब भाई उस पर्टिकुलर रीजन में, उस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन शब्द से समझ जाइए, वो ज्योग्राफिकल रीजन में ही मखाना उगेगा भाई, और उसकी जो क्वालिटी है वो वहाँ इंटेक्ट है, इसलिए उसको जीआई टैग दिया गया है। नहीं, कश्मीर की केसर है, चंदेरी की साड़ीज हैं, ये सब क्या है? ये जीआई टैग्स हैं पर्टिकुलर। यस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो ये जो पर्टिकुलर जगह चीजें मिलती है ना, ये अब मखाना तो पहले भी बिहार में मिल रहा था भाई, ऐसा थोड़ी ना कि जब आपने अनाउंस किया तभी मिल रहा था। नहीं, एक बार जब जीआई टैग मिल जाता है ना, उस जगह की एक्सक्लूसिविटी है ना, मखाने की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, टू बी प्रिसाइज। तो ये सारा क्या है? ये सब आपका आईपीआर है। आप सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स तो पीते ही हो गए है ना, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। कोक जो है ना, कोक का एक बहुत पुराना फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत पुराना फॉर्मूला है। एंड आई एम डेम श्योर जो लोग काम भी करते होंगे ना उन प्लांट्स में, उन फैक्ट्रीज में, उनको भी पता नहीं है। कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में वो फॉर्मूला है, वो किसी प्लांट से उसका सोर्स है, इतना ही नॉलेज जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। ये क्या है? दिस इज ट्रेड सीक्रेट। ये भी आईपीआर के एम्बिट में आता है, दिस इज ऑल्सो अंडर आईपीआर ओनली। ये ट्रेड सीक्रेट क्या है भाई? अगर यही हमने ओपन कर दिया तो दुनिया में हर व्यक्ति जो है कोका कोला बनाने लगेगा, एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी उसकी, है ना? Yes, ma'am, yes, तो आपका कॉपीराइट हुआ, आपका ट्रेडमार्क हुआ, आपका पेटेंट्स, यस, आप जो इन्वेंशन करते हो, है ना, आपके सामने ये बल्ब है, इन्वेंशन है, फाइन। हर इन्वेंशन को हमें क्या कराना पड़ता है? पेटेंट कराना पड़ता है। क्यों? मत कराइए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कल को कोई और पहुंच जाता है और वो रजिस्टर करवा लेता है, तो आप ये क्या के बताइए, सर अरे हम तो बहुत समय से यूज़ कर रहे थे, हमारे पास ही था। भाई था तो 100 क्यों रहे थे? आप मानेंगे नहीं, आई डू नॉट नो यू गाइज आर अवेयर और नॉट, कि बहुत सारे केसेस अभी आईपीआर के चल रहे हैं जो इंडिया फाइट कर रहा है बहुत सी चीज़ों के लिए, कि पर्टिकुलर जो प्लांट है वो हमारे यहाँ का यूजेज है। क्यों? क्योंकि भाई पहले नहीं जागे हम,
हमने उस चीज़ को नहीं उतना प्रेफरेंस दिया। अब दूसरी कोई कंट्री क्लेम कर रही है, और क्लेम करने का मतलब क्या है, हमें उसी चीज़ के लिए भाई जो एक्सक्लूसिविटी हमारी है उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा टू हैव इट और टू यूज इट। समझ रहे हो ये कितना बड़ा ब्लंडर है। तो वी आर फाइटिंग अ न्यूमरस नंबर ऑफ केस लॉज, हम पढ़ेंगे उन केसेस को, कॉपीराइट्स में भी केसेस हैं, पेटेंट्स में भी केसेस है, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये होता है ब्यूटी ऑफ आईपीआर, कि अगर आप सोते रह गए ना तो समवन विल हैव द एक्सक्लूसिविटी ऑन समथिंग विच यू हैड। तो क्रिएटर का, इनोवेटर का, राइटर का, चाहे वो लिरिसिस्ट हो, चाहे सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स हो, इन सबको सेफगार्ड करने के लिए हमने आईपीआर के एम्बिट को वाइडन किया है। मेरी बात सबके समझ में आई? यहां तक कोई समस्या किसी को? चलिए अब थोड़ा सा थियोरेटिकल वर्जन में हम जा रहे हैं ना। आईपीआर की ना कुछ थ्योरीज हैं, आईपीआर की कुछ थ्योरीज हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो थ्योरी देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड नेचुरल राइट्स थ्योरी। ठीक, अब नेचुरल राइट थ्योरी क्या कहती है कि भाई देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्रिएटर जो होता है ना उसका एक अपने क्रिएशन पे ना इनहेरेंट राइट होना चाहिए। क्रिएटर मस्ट हैव अ इनहेरेंट राइट ऑन हिज क्रिएशन। अब भाई मैंने कोई चीज बनाई है तो जाहिर सी बात है ना, आई शुड हैव द एक्सक्लूसिविटी ओवर दैट। ये थ्योरी कहती है कि आईपीआर जो है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो एक पर्सनल एक्सप्रेशन है और इसको प्रोटेक्शन करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर मेरी बनाई हुई चीज़ पे कोई और राइट कर रहा है तो भाई ये तो बहुत ही ब्लंडर बात हो गई। तो नेचुरल राइट थ्योरी सिंपल कहती है कि क्रिएटर जो है भैया इनहेरेंटली पजेस करता है राइट किसी भी क्रिएशन का, तो उसके इस राइट को बचाइए आप। इतना मोरल कंसिडरेशन की बात ये थ्योरी करती है, बड़ी सिंपल सी बात करती है, कोई इसमें झमेला नहीं है। इसके बाद जो थ्योरी हमको देखने को मिलती है वो, अगर आप लोगों ने बेंथम का नाम सुना होगा, सुना ही होगा बिकॉज यहाँ सारे लॉ फील्ड से बैठे हुए हैं, तो यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट जो था वो जेरेमी बेंथम का था। फाइन, कोई बताना चाहेगा ये कॉन्सेप्ट क्या था? यस, हाँ जी, व्हाट वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियन? प्लेजर मैम, मोर प्लेजर एंड ऐसे उसका। अच्छा, और कोई भाई एक कॉन्सेप्ट तो बताया उन्होंने, आधा पार्ट बता दिया। अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की प्रायिकता उन्होंने दी थी। एग्जैक्टली ना, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी मिले। अब प्लेजर और पेन क्या होता है भाई, जो सब कुछ अच्छा है वो प्लेजर है, और जो सब कुछ बुरा है, इविल है, बैड है, वो सब कुछ पेन है। तो अब यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी बेसिकली ना सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने की बात करती है, सामाजिक भला करो भाई ना, बहुजन हिताय बहुजन सिखाए का कॉन्सेप्ट लेकर चलती है। लेकिन ये थ्योरी एक चीज से थोड़ा सा अडिग होती है। क्या होती है? अब देखो, अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि आईपीआर का ना एक टाइम बाउंड होता है, जितने भी ये पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट है, इनका सबका एक टाइम लिमिट है अलग अलग। अब ये थ्योरी क्या कहती है ना कि आपका जो ये टाइम बाउंड चीज़ है ना उसको ये बार करती है, जो आपको टाइम की हमने फ्रिक्वेंसी दी है। क्यों? वो ये कहती है कि भाई इससे ना आप इसका पब्लिक यूसेज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो एक आपको बेनिफिट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर कोई चीज़ है ना तो उसको पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। बट अब इस थ्योरी की बात कहीं ना कहीं आपको भी गलत लगेगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं एक्सक्लूसिविटी उस पर रखती हूँ तो मैं उसे फ्रीली अगर पब्लिक डोमेन में रखूंगी, भाई सोशल वेलफेयर मुझे भी पता है, बट फिर मेरी एक्सक्लूसिविटी का क्या, मेरे क्रिएशन का क्या? तो ये यूटिलिटेरियन थ्योरी कहती है कि भाई आपको ना एक बैलेंस बनाना है। एक बैलेंस किसके पीछे बनाना है? बेनिफिट, ठीक है ना, पब्लिक को, और जो एक्सक्लूसिव राइट है किसके? आईपी ओनर के, उसके बीच में आपको एक आप बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। और इस थ्योरी का एक मेजर पर्पस क्या है कि भाई सोशल वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप ज्यादा प्रोटेक्शन करोगे इनका तो सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा। तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं इसके बीच में जो है वो बैलेंस बनाता है। मेरी बात समझ में आई? हेलो, यस। अब कहीं ना कहीं ये थ्योरी ट्रेड सीक्रेट्स को भी बात करती है। वो कह रही है कि भाई काहे के सीक्रेट? अरे भाई जो भी नॉलेज है पब्लिक डोमेन में डालिए, दुनिया का भला होने दो। तो ये जो ट्रेड सीक्रेट वाली बात हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, ये उसको भी मना करती है, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स जनरल पब्लिक फ्रॉम बेनिफिटिंग द सेम। वो सीधा बात करी कि भाई वेलफेयर तो हो ही नहीं पाएगा, वेलफेयर नहीं हो पाएगा तो क्या मतलब है। तो ये कॉन्सेप्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी आपको जो है जेरेमी बेंथम की, उसका आपको लिंक यहाँ पे देखने को मिलता है। यस गाइज, वी आर ऑन द सेम पेज। हेलो, आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं? यस मैम। ठीक। अगली थ्योरी हमको मिलती है दैट इज इकोनॉमिक इंसेंटिव थ्योरी।
क्या कहती है ये, आपको नाम से समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम फाइनेंशियल बातें करने जा रहे हैं। बेसिकली ये थ्योरी आर्ग्यू करती है कि एक्सक्लूसिव राइट दे दो, किसको, इन्वेंटर्स को, क्रिएटर्स को, ठीक है, बिकॉज इन्होंने सबसे ज़्यादा रिसोर्स, सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है अपने इस नए आइडिया और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। अब जब उनका ज़्यादा टाइम और ज़्यादा आइडिया लगाए तो उनका इकोनॉमिक इंसेंटिव भी मेजर होना चाहिए। तो फाइनेंशियल मोटिवेशन की तरफ ये थ्योरी आपको लेके जाती है, ठीक है। अब इस थ्योरी का कहीं ना कहीं ये भी इम्प्लीकेशन है कि पब्लिक डोमेन में मत लाओ चीज़ों को, आप एक्सटेंड करो टाइम पीरियड। भाई क्रिएटर का भला होना चाहिए, जिसका आइडिया है ना, जिसकी टेक्नोलॉजी है, उसका भला होना चाहिए, जिसका रिसोर्स गया है, जिसका समय गया है, उसका जो है वो मेजर बेनिफिट होना चाहिए। ये थ्योरी का कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन इस तरफ है। अब इसके बाद हमें कई थ्योरी मिलती हैं। तो कुछ थ्योरी आपकी लेबर के बेसिस पे है, लेबर थ्योरी पे है, कुछ आपकी पर्सनहुड या सोशल प्लानिंग थ्योरी पे है, बहुत सारी थ्योरीज है, मतलब मेजर थ्योरीज पे हमको फोकस करके चलना है, फाइन। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट, है ना, बट उसको समझाने से पहले मैं आपको उस एम्बिट में ले जाऊं, कॉपीराइट के एम्बिट में ले जाऊं, उससे पहले हम थोड़ा सा ना इसका ओरिजिन या फिर इसके जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए फोकस कर लीजिए कि भाई जो इंटरनेशनल सिनेरियो है या कन्वेंशंस हैं या ट्रीटीज़ हैं, उनका कनेक्टिविटी क्या है आईपीआर से। कोई अपार्ट फ्रॉम पेरिस कन्वेंशन कोई मुझे एक और कन्वेंशन या ट्रीटी का नाम बताना चाहेगा? यस, विद रिस्पेक्ट टू आईपीआर। हाँ जी, एनीवन? पेरिस कन्वेंशन के अलावा भाई ऐसा तो नहीं है कि सुना नहीं होगा, सुना तो सबने होगा। वापस बोलिए, एक किसी ने वियना बोला और किसी ने एक और नाम लिया था। वियना कन्वेंशन। हाँ जी, कन्वेंशन फॉर एक तो वियना मुझे नाम सुनाई दिया, ठीक है, और पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ओके, वेरी गुड। एंड एक मैम ट्रिप्स था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रिप्स, वियना, ट्रेड एग्रीमेंट। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाई कोई बर्न कन्वेंशन बोल रहा था बीच में, मुझे आवाज आई थी छोटी छोटी सी। टाइपो मैम, स्टॉकहोम कन्वेंशन भी हुआ था। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, स्टॉकहोम, बर्न, वियना। हाँ जी जी, वापस रिपीट कीजिए। वेर्ने कन्वेंशन मैम, प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। चलो बहुत बढ़िया। सी, अब हमारे पास ना मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हमको ना एक तरह का ऑथेंटिकेशन मिलता है, या जिन्हें हम इंटरनेशनल ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स कहें, जैसे कि ट्रिप्स एग्रीमेंट है, आप सभी ने नाम लिया, बर्न कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन है, वीपो कॉपीराइट ट्रीटी है, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी है। ये सारे क्या हैं? ये बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं, किसको बचाने के लिए? आपके आईपीआर को बचाने के लिए, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करते हैं? बेसिकली अक्रॉस कंट्रीज जो लॉज है ना, उनको हार्मोनाइज करने के लिए इनोवेशन। देखो किसी चीज़ का से अगर आज आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर है तो ही तो आप जाके दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास करेंगे, हाँ या ना, है ना। आज अगर आपकी प्रॉपर्टी सेफ एंड सिक्योर्ड आप ले रहे हो, सही है, बढ़िया सही साथ चल रहा है, तो आप दूसरी प्रॉपर्टी अरेंज करोगे। अगर आज प्रॉपर्टी ही सेफ गार्ड नहीं है आपकी, आज आपने ली, कल किसी और ने उसको हत्या लिया, तो आप क्या करोगे? यार प्रॉपर्टी मत लो भाई, कोई सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है। बेसिकली अगर हम आपके इन्वेंशंस को सेफ गार्ड नहीं करेंगे, आपके क्रिएशन को सेफ गार्ड नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आप डिस्करेज होंगे इनोवेशन करने से, क्रिएटिविटी से, है ना। चाहे वो कॉपीराइट्स हों, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर्स हों, कुछ भी हो, आपका एक तरह से डिस्करेजमेंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि भाई कोई सिक्योरिटी नहीं, सर मैंने बनाया, कल को किसी और ने उठा लिया, उसने अपने नाम से कर दिया, लो। तो ये सारे जो अग्रीमेंट्स है ना, ये एक बड़े कॉमन स्टैंडर्ड्स देते हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं। जितने भी लॉज बनेंगे ना, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ही बनेंगे। हमारा जो एक्ट है, हमारे यहाँ मल्टीपल जो लीगल प्रोटेक्शन दिए गए हैं, उनमें भी आपको सिमिलर प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। मेरी बात समझ में आई? यस। अब वैसे जैसे पेरिस कन्वेंशन था, पेरिस कन्वेंशन क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 के आसपास एस्टैब्लिश हुआ था। इसका पर्पस क्या था? पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, जो मेंबर कंट्रीज हैं पेरिस कन्वेंशन की, ये ध्यान रखना कि भाई मल्टीपल जुरिडिक्शन से, री एप्लीकेशंस के, इनको बचाना,
अब इसका मतलब क्या समझ लो भाई, मैंने एक जगह अप्लाई किया है, अब मैं दूसरी जगह अप्लाई करूं, तीसरी जगह अप्लाई, ये रीएप्लीकेशन मल्टीप्लिसिटी हो रही है, इससे सेफ गार्ड करना, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन एस्टैब्लिश करना, ये सारी चीज़ों इनके बारे में इन्होंने स्टैंडर्ड्स और रूल दिए। अब या इसके ईयर और इनकी गाइडलाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइन, यहाँ इसका नाम, इसकी गाइडलाइंस। फिर आता है आपका बर्न कन्वेंशन। आपके आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स क्या होते हैं? आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स, कोई एग्जांपल देगा? मुझे एग्जांपल से सुनना है। यस, व्हाट आर आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क्स? क्या होते हैं भाई? ऐसा मोनोलॉग नहीं चलेगा, अभी तो मुझे आवाज आ रही थी बहुत। हाँ जी, व्हाट आर आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क्स? नहीं बताना चाहेगा कोई? मैम पेंटिंग वगैरह। आर्टिस्टिक एंड, चलिए ठीक है मान लेते हैं। और लिटरेरी में मैम पोइम आ सकती है। लिटरेरी में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। भाई अपना नाम बताइए जरा। राहुल मैम। राहुल, एक्सेलेंट। एंड भाई राहुल के अलावा? मैम कोई प्ले, ऐसे ये सब भी हो सकता है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेरी गुड। देखो, बर्न कन्वेंशन ना आपका बेसिकली कॉपीराइट, आपका जो लिटरेरी है, आपके आर्टिस्टिक वर्क्स है, आपके ड्रामाज हैं, आपके प्लेज हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसको अब इसके पहले आपको 1883 का पेरिस कन्वेंशन अभी आपने देखा है ना, ये 1886 के आसपास आया। तो इससे पहले ऑलरेडी हमारा पीसीपीआईपी था। पीसीपीआईपी इज व्हाट? पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक, 1883 में बन गया। अब उसके बाद हम कंटिन्यूसली पेटेंट्स कवर हो गए, इंडस्ट्रियल डिजाइन कवर हो गई, सब कवर हो गई। भैया आर्टिस्टिक का काम का क्या करें, उसकी भी तो चोरी बराबर होती है। तो उसके लिए हमारे पास बर्न कन्वेंशन आया, ठीक है। वेरी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, उन्होंने कहा कि भैया आप भी लॉज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उन लॉज को ना आप किस कंसिस्टेंसी से बनाएंगे, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हम सेट कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से बनाइए। फाइन, आप ये ध्यान रखिए कि भाई जिसका भी आर्टिस्टिक मैटर है, अब वो चोरी ना हो, या उसको अगर होता है तो रेमेडी क्या दोगे आप उसे, ठीक है। वायलेशन हो रहा है तो आप क्या करोगे, इन सारी। और भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो अब इसका अगर आप आर्टिकल 2 इसका डिस्कस करता है, आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन रखिएगा कि बहुत सी चीज़ें मैं रनिंग में बोलती हूँ, हर चीज़ आपको पीपीटी पे नहीं दिखेगी, पीपीटी पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो कीप ऑन राइटिंग समथिंग विच एवर आई एम सेइंग। तो आर्टिकल 2 कन्वेंशन का लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क का डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे आप कोरियोग्राफिक वर्क्स हो गए, आपके सिनेमाटोग्राफिक वर्क्स हो गए, म्यूजिकल वर्क्स हो गए, किसी ने नाम नहीं लिया उसका, ये सारे लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क में फॉल करते हैं। ये सब कुछ बर्न कन्वेंशन का सब्जेक्ट मैटर है। साइंटिफिक वर्क्स आपका सब्जेक्ट मैटर हैं, बुक्स हैं आपकी, फिल्म्स हैं आपका, सब इसके अंदर आता है। ये एम्पावर करता है मेंबर नेशंस को कि भैया आप अपनी कंट्रीज में जो मेंबर नेशंस हैं वो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन को बनाइए और इन सारे कामों को ना, इनको आप सेफगार्ड कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। कैसे? आप फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन रखिए, उसमें कैसे रजिस्टर करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। अगर ट्रांसलेशन है, अब देखो बहुत सी चीज़ों के ट्रांसलेशन होते हैं, बहुत सी साउथ मूवीज़ बनती हैं उनके ट्रांसलेशन होते हैं, बहुत से ऐसे ड्रामाज होते हैं जिनके ट्रांसलेशंस बनते हैं। अब क्या ट्रांसलेशन वायलेशन हो रहा है? तो इन सब के रिगार्डिंग जो भी एडॉप्टेशन है, जो भी आपको लॉज बनाने हैं, उन सबको बनाइए, बट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को आप ध्यान में रखते हुए। बर्न कन्वेंशन इन सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ऑथर्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। ऑथर्स के बारे में अभी बात नहीं हुई अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जब कॉपीराइट इन लेंथ डिस्कस करेंगे तो ऑथर्स को, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो आपका पूरा एम्बिट अम्ब्रेला है, इसके लिए आपको बर्न कन्वेंशन 1 to 2 आपका पूरा काम करता है। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई समस्या? हेलो, यस, एनी डाउट्स? यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है भाई बर्न कन्वेंशन? नो मैम। चलिए, नाउ योर ट्रिप्स एग्रीमेंट, या किसी ने यहाँ पे ट्रिप्स का भी नाम लिया था, कौन था भाई? यस, ट्रिप्स एग्रीमेंट किसी ने मुझे सजेस्ट किया था। देखो, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है ना आपका ट्रेड रिलेटेड, मैंने किया था। यस यस, आपका नाम? जी, सत्यकाम। सत्यकाम, एक्सेलेंट सत्यकाम। सी,
ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या करता है? ट्रिप्स एग्रीमेंट ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, 1994 में आया आपका WTO का पार्ट। इसने क्या किया, इसको एस्टैब्लिश होते ही हमने पेटेंट्स, हमने ट्रेडमार्क्स, हमने कॉपीराइट्स, हमने GI, ट्रेड सीक्रेट, इन सभी के लिए प्रोटेक्शन ग्लोबली बना दिया। यानी इसका पर्पस क्या था, जो WTO के मेंबर्स हैं उनके इस पूरे एस्पेक्ट को, जितने भी हमने नाम लिए, उनका इनोवेशन, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है भाई, उन्होंने कह दिया कि कंट्रीज जो पेटेंट्स अवेलेबल हैं इन्वेंशन के लिए टेक्नोलॉजी में किसी भी फील्ड में, भाई आप ध्यान रखिए उसका टेस्ट होगा। कैसा टेस्ट होगा? उसमें नोवेल्टी होना चाहिए, उसमें इन्वेंटिवनेस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी हो। उन्होंने स्टैंडर्ड्स बता दिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको नए नए वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन ये हमको क्लासेस में समझ में आएंगे आगे। फिर कॉपीराइट्स के लिए उन्होंने लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क के बारे में वापस से कहा कि कंपाइलेशन होना चाहिए डेटा का। ट्रेडमार्क्स के रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि भाई वेल नोन ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, भाई जो सब जानते हैं, है ना। वेल नोन मतलब क्या, जो सबकी जनरल पब्लिक को पता हो। फिर GI के रिगार्डिंग ट्रिप्स ने कहा कि भाई GI जो इंडिकेशन जो है, जो नेम्स हैं, जो सिंबल्स हैं, जिनसे गुड्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, भाई उनकी क्वालिटीज लिस्टेड हो और उनको सेफगार्ड किया जाए। जो अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन है आपकी, ट्रेड सीक्रेट्स जनरली, उनका भाई इकोनॉमिक एडवांटेज है, लेकिन उसको भी आप ध्यान रखिए कि भाई प्रोटेक्शन प्रॉपर मिले। तो ट्रिप्स ने ना एक बैलेंस बनाया किसके बीच में, IP होल्डर्स के राइट, जनरल बात है, और अभी हमने बात की थी पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में। मेरी बात समझ में आई किसी को? हाँ जी, यस मैम। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसी राम कहानी से हम सुन रहे हैं। चलिए मान के चलती हूं मैं, समझ में आ रहा है आपको। अब अपार्ट फ्रॉम ट्रिप्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इसके बाद अब जरा थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, है ना भाई। कॉपीराइट का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? इतनी कहानी के बाद मुझे लगता है कि आंसर्स आने चाहिए कि कॉपीराइट का सब्जेक्ट मैटर क्या है। चलिए बताइए, लिस्ट करना शुरू कीजिए भाई, शांत कोई नहीं बैठने वाला। यस स्टूडेंट्स, क्विक। यस, कॉपीराइट्स का सब्जेक्ट मैटर क्या आता है कॉपीराइट के अंदर? भाई आप लोगों ने जगह वो C सर्कल का साइन हर जगह देखा होगा ना, ऐसा बुक्स खरीदते हैं, अपन रिफ्रेशर्स खरीदते हैं। जी मैम, कॉपीराइट का सिंबल होता है। राइट, तो कॉपीराइट के अंदर क्या क्या आता है? लिटरेरी वर्क आते हैं, म्यूजिकल वर्क आता है, ड्रामेटिक वर्क, पैंटोमिस, पिक्टोरियल, मोशन, साउंड रिकॉर्डिंग, आर्किटेक्चर। अरे भाई गजब, बहुत बढ़िया, आप ही ने सब बता दिए। चलिए बहुत बढ़िया। देखो जैसा आपने कहा, क्या डिजिटल वर्क आता है इसमें? हाँ ये मेरा सवाल है, क्या डिजिटल वर्क आता है? डिजिटल वर्क, यस मैम। भाई एक आता है डिजिटल वर्क इसमें? भाई ये कैसी बात है, एग्जाम्पल दीजिए। हाँ जी, यस कह के काम नहीं चलेगा। देखो CD DVD। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आवाज आ रही है सब, मैं जब बोल रही थी तब ऐसा जा नहीं रही थी आवाज मेरी। हाँ नाम बताइए अपना। CD DVD? अंशिका मैम। अंशिका, एक्सीलेंट अंशिका बेटा। यस, तो बिल्कुल सही। आपके कॉपीराइट में आपका लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, सॉफ्टवेयर्स, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, आपके साथ साथ में आपका डिजिटल वर्क जो है वो सब कुछ आता है। हमारे यहाँ कॉपीराइट एक्ट भी है 1957 का, आपको पता होना चाहिए। अब कॉपीराइट की जब हम बात करते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है? जनरल आइडिया, जनरल डिस्कशन है ये भाई। टाइम पीरियड क्या होता है कॉपीराइट का, कोई बताना चाहे अगर? व्हाट इज द पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर कॉपीराइट? कब तक वैलिड है ये? मैम 60 ईयर। ऐसा आधा आधा आंसर इकट्ठा आया मेरे पास, इसे मैं एक तो नहीं कर पाऊंगी। नहीं मैम 60 ईयर। 60 ईयर है मैम, 60 ईयर। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गलत नहीं है बट सही भी नहीं है। हाँ जी सोचो। अरे भाई मैंने कुछ काम बनाया है तो मेरे लाइफ टाइम तक तो वो रहेगा ही रहेगा, है ना। उसके बाद प्लस 60 ईयर। यस मैम। हाँ ये कौन बोलेगा, कौन? अब देखो जो ओनर है ना, ओनर के लाइफ के, अरे ओनर मत कहो भाई, क्या कर रहे हैं हम क्लास में। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, चलो सुन लो, अब आप सुन लो, मैंने चांस दिया था। देखिए अब ये जो प्रोटेक्शन आपको मिलता है कॉपीराइट का ना, ये क्रिएटर के लिए है ना। थोड़ा सा वर्ड का वोकैबुलरी हमको सही स्विच रखनी है ना, वरना हम गड़बड़ कराएंगे। क्रिएटर की लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, ठीक है।
उस तक रहता है। अब क्या मुझे कोई बताएगा, मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आया, क्या मैं उसे कॉपीराइट करा सकती हूँ? यस बताइए। आइडिया के लिए शायद मेरे ख्याल से नहीं होता मैम कॉपीराइट। आपके ख्याल से नहीं होगा का मतलब क्या है? हाँ या ना? नो मैम, आइडिया के लिए कोई कॉपीराइट नहीं होता, आपको क्रिएट करना पड़ता है कोई चीज। फॉर एग्जांपल आपके माइंड में कोई पोएम है, आप उसके लिए कॉपीराइट नहीं कर सकते। भाई यही तो मैंने पूछा, हाँ या ना? अरे रुक जाओ ना भाई, नो आ गया आंसर। बेसिकली आप आइडिया का बेटा कॉपीराइट नहीं कर सकते, है ना? एक्सप्रेशंस का कॉपीराइट होता है, आइडियाज का कॉपीराइट नहीं होता। ठीक, मैंने कुछ सोचा भाई, मैं इसका क्या सोचा भाई, बहुत सी चीज़ें सोचते रहते हैं हम। तो ध्यान रखिए, कॉपीराइट बेसिकली क्या प्रोटेक्ट करता है? ओरिजिनल वर्क या ऑथरशिप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अब इनमें आप में से किसी ने पूछा नहीं कि मैम आप पढ़ा रहे हो, है ना, तो क्या ये वायलेशन नहीं है? तो भाई बहुत सारे इसमें लिमिटेशन और एक्सेप्शंस भी आते हैं जिनको हम अभी डील करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें अभी हम कहते काउंटर करेंगे। पहली बात, आपको लीगल प्रूफ देना पड़ता है ओनरशिप का। बेसिकली आपको ये बताना पड़ता है कि सर ये मेरा ऑथरशिप है इस पर, है ना, मैं सोल ऑथर हूँ। उसके बाद एक बार कॉपीराइट आपका रजिस्टर हो गया तो क्या मिल जाएगा आपको? आप एज अ ओनर, एज अ ऑथर एक एक्सक्लूसिव आपको राइट मिल जाएगा टू टेक लीगल एक्शन इन केस ऑफ एनी अनऑथराइज्ड यूज। भाई अनऑथराइज्ड यूज मतलब भाई जिसने मुझसे बिना पूछे मेरा सामान उठा लिया, है ना, मैंने जो लिखा आप उससे बिना पूछे ले रहे हैं, तो अनऑथराइज्ड यूज हो गया। तो ये अनऑथराइज्ड यूज से सेफ गार्ड करने के लिए आप कॉपीराइट को रजिस्टर करते हो। नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हमको मत करो, कोई मजबूरी थोड़ी ना है। बट फिर आप रोते हुए मत आइएगा कि सर वो तो चोरी हो गया मेरा या कॉपीराइट वायलेशन हो गया। तो भाई वायलेशन का आएगा जब आपने रजिस्टर ही नहीं किया। तो दूसरी चीज़, वंस आपका कॉपीराइट रजिस्टर हो जाता है, ये पब्लिक रिकॉर्ड्स में आ जाता है, ठीक है, तो आपकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए ये एक मेजर प्रूफ बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है इतनी? आप बताइए कॉपीराइट की जरा लाइफ टाइम कितनी होती है? हाँ जी, 60 years from the following death of the author. अब सही आता है, बिल्कुल सही। अब देखो, चलो यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आई? गिव मी अ सेकेंड। अब हम जब कॉपीराइट की बात करते हैं ना, तो कॉपीराइट में ना बहुत सारा एक्सेप्शंस है। कैसा एक्सेप्शंस है? देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अपने यहाँ, फाइन, अपने यहाँ लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स हैं, तो ये सारे जो है ना ये एग्जेम्प्टेड है। दूसरा, आपको फेयर यूज का एग्जेम्पशन है। फेयर यूज क्या होता है? किसी को आइडिया? फेयर यूज जनरल, कोई लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं पूछ रही हूँ मैं, जस्ट जनरल, बिकॉज मुझे मेरी क्लास जो है मोनोलॉग पसंद नहीं होती, दैट्स वाई। यस, व्हाट इज फेयर यूज? फेयर यूज मीन्स हम ना उसको आपका ही बताकर, मान लीजिए आपने कोई नोट्स दिया है, हम उसको आपका ही बताकर पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये मेरा खुद का नोट्स है। इट्स कॉल्ड फेयर यूज। अरे वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखो ये ना बहुत ज़्यादा कॉमन अप्लाइड आपका एग्जेम्पशन है। जितना भी अनऑथराइज यूज होता है ना कॉपीराइटेड मटेरियल का, उसको डिफेंड करने के लिए हम फेयर यूज करते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज किसी चीज़ का फेयर यूज हो रहा है ना, तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगी। अब ये फेयर यूज मैम कैसे पता चलेगा? सवाल भाई जेन्युइन है कि फेयर कैसे पता चलेगा? तो इसका 4 फैक्टर टेस्ट होता है। अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा, मैंने पहले ही बोला था। 4 फैक्टर टेस्ट क्या होता है? पहला, यूज का वर्ड रिपीट कर दीजिए आप जी, क्या वर्ड बताया आपने? जस्ट अ सेकंड। 4 फैक्टर टेस्ट, FOUR, FACTOR, फैक्टर टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट से आप क्या समझेंगे कि भाई फेयर क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट आपका पर्पस एंड कैरेक्टर ऑफ द यूज। पर्पस एंड कैरेक्टर ऑफ द यूज, यानी कि जो आपका यूज था वो कमर्शियल नेचर का तो नहीं था, ठीक है, या नॉन प्रॉफिट एजुकेशन पर्पस के लिए आप यूज कर रहे थे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, कॉपीराइटेड वर्क का नेचर कैसा है, ठीक है। तीसरा, पोर्शन कितना, भैया पूरा सा काम उठा लिए हैं आप तो वो तो नहीं चलेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। फेयर यूज की बात हो रही थी, अभी तक हम ये सारी बातें कर रहे थे, आपने तो कॉपी करने के नाम पे पूरा ही ले लिया। तो कितना पोर्शन आपने कवर किया है ना, दैट काउंट्स। यस, एम आई क्लियर टिल हियर? हेलो, यस, मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस मैम। फाइन, देखते जाइएगा, स्क्रीन सभी को विजिबल है?
पहला था 4 फैक्टर टेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो 4 फैक्टर टेस्ट में आपको सबसे पहला पॉइंट देखने को मिलता है, दैट इज पर्पस एंड कैरेक्टर। पर्पस एंड कैरेक्टर, ठीक है, यानी आपका कमर्शियल यूज है या फिर नॉन प्रॉफिट एजुकेशन पर्पस है, एजुकेशन पर्पस है। सेकंड क्या है, आपका नेचर क्या है कॉपीराइटेड वर्क का, कॉपीराइटेड वर्क। देन थर्ड अमाउंट, अमाउंट यानी जो पोर्शन है, अमाउंट और पोर्शन। फाइन भाई, अगर राइटिंग समझ में ना आए तो काइंडली ना पूछ लीजिएगा। सेकंड इफेक्ट ऑफ यूज, भाई जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्या आप ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी कमा रहे हो। तो ये जो 4 फैक्टर्स है ना, इससे हमें फेयर यूज समझ में आता है। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? यस, इसको आप मार्केट इफेक्ट। यस मैम। मार्केट इफेक्ट, दैट मीन्स if the copying does not have a major impact on the economic status of the copyrighted work, then it shall amount to fair use। भाई आपने जिसका सामान कॉपीराइटेड काम था, जिसका आपने उठाया है ना, उसका अगर लॉस उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, इकोनॉमिक स्टेटस पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसका अमाउंट पूरा मार्केट फ्लरिश हो रहा है और जो बंदे ने चुराया है वो बढ़िया बिलियनर हो रहा है, तो भाई ये तो गलत है, ये कहीं से भी फेयर यूज़ नहीं हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, ये 4 फैक्टर से हम पता करते हैं क्या, कि भाई कॉपीराइटेड वर्क का स्टेटस क्या है, क्या वो फेयर है या नहीं है। इतनी बात क्लियर है? देन कम्स योर फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये पहला पॉइंट था हमारा। अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम चले तो दैट इज फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस, यानी आई विल राइट इट डाउन, फेस टू फेस। व्हाट इज फेस टू फेस? It refers to use of copyrighted material in a face-to-face interaction, ठीक है, म्यूजिक है, प्रिंटेड टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो ये एक्सेप्शन कहाँ वैलिड है, जो भी हो रहा है पढ़ाई, टीचिंग, ये एक्सेप्शन आपको टीचिंग एक्टिविटीज में ज़्यादा अवेलेबल होता है। इफ सच यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल इज डन आउटसाइड ऑफ अ क्लासरूम एक्सपीरियंस ना, तब फेयर यूज डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लासरूम के बाहर अगर आप इस चीज को यूज कर रहे हो तो ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा, फेयर यूज डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना स्टूडेंट्स? आंसर्स गाइस, मैं आगे नहीं बढ़ूं। यस मैम। यस फाइन, ठीक है। देन कम्स योर वर्चुअल इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी आपका एक एक्सेप्शन है फेयर यूज का ना। वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स बेसिकली कॉपीराइट मटेरियल का एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स। फाइन, अब इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारा जो सेक्शन 52 है ना, वो कंसिडर करता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है इन्फ्रिंजमेंट नहीं है या वायलेशन नहीं है। उसमें आपका प्राइवेट यूज़ आ जाता है, आपका क्रिटिसिज्म आ जाता है, क्रिटिसिज्म या किसी चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं, या आप करंट इवेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में काउंट कर ली जाती हैं? सारी चीज़ें आपके एक्सेप्शंस में काउंट कर ली जाती हैं। चलिए, मैंने स्क्रीन स्विच कर दी है। इज दिस स्क्रीन विजिबल? यस मैम। अब थोड़ा सा लिमिटेशन एंड एक्सेप्शंस को डिस्कस करते हैं। कॉपीराइट लॉ ना इंक्लूड सर्टेन लिमिटेशंस ना, फेयर यूज पे ही हमने बात की थी, जैसे कि एजुकेशन पर्पस था, नॉन प्रॉफिट था, ट्रांसफॉर्मेटिव यूजेस था, ये सारी चीज़ों पे बात की होती है। देखो, अब कॉपीराइट लॉ अगर हम इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर देंगे ना, मेरी बात समझिएगा, अगर हम इसको बिल्कुल रिजिड बना देंगे ना, कुछ भी कहीं, तो भाई सारी चीज़ों का एक्सेस ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो आप? हमने ये एक्सेप्शंस क्यों, भैया हम पढ़ाएंगे कैसे अगर हर चीज़ कॉपीराइटेड होगी? अभी करंट डिस्कशंस क्या चल रहा है कि जो ये रिसर्च पेपर्स आते हैं जो बिल्कुल ही पब्लिक डोमेन में रिस्ट्रिक्टिव रहते हैं ना, आप पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शंस लेते हो तब जाके आपको एक्सेस मिलता है। अब जो ये स्कॉलर्स रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, अगर ये पब्लिक डोमेन में एक्सक्लूसिवली नहीं आएंगे तो लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे चीज़ों को ना, नई नई थ्योरीज को? तो व्हाट दे आर सेइंग कि भाई इनको पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ये डिस्कशन है, एक तरह का चल रहा है अभी। कहने का मतलब ये है, अगर हम कॉपीराइट लॉ में ये सारे एक्सेप्शंस नहीं लगाएंगे ना, तो इट विल बी वेरी वेरी नॉन फ्लेक्सिबल ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, किसी के यूज़ का नहीं रहेगा। अगर कोई क्रिएशन यूज़ ही नहीं हो पाएगा तो क्या फ़ायदा उसका आउटकम क्या है? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस। तो ये जो कॉपीराइट लॉ में ना
आपको ये ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल वर्क्स जो कि नॉट रिकॉर्डेड है ना, जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं है दैट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्रोटेक्शन। हमने लिमिटेशन क्या लगाई है, लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन ऑथर्स एंड ओनर्स ऑफ वर्क, जो कि एक्सप्लॉइट, जो प्रोटेक्शन के प्रोविजन को ना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वहाँ लिमिटेशन लगाई हमने। यहाँ पे लिमिटेशन प्लेस हुई है नॉन वॉलंटरी लाइसेंसेस पे। दिस अलाउज यूज ऑफ सर्टेन वर्क्स विदाउट द ओनर्स ऑथराइजेशन। भाई नॉन वॉलंटरी लाइसेंसेस, मैंने आपको लाइसेंस नहीं दिया, आपको कहाँ से मिल गया लाइसेंस भाई? अगर आप मुझसे बिना ऑथराइजेशन के लाइसेंस ले रहे हैं, बिना ओनर की परमिशन के लाइसेंस ले रहे हैं, तो आप उसे यूज़ कर रहे हो, तो भाई मेरा लॉस कर रहे हो आप। सो इन सच केसेस लॉ क्या कह रहा है कि भाई अगर ऐसा होता है तो एक तो प्रॉपर्ली कॉम्पेंसेट करो आप, एक प्रॉपर्ली आप कॉम्पेंसेट कीजिए जिसका वर्क आपने अनऑथराइजली रिपीटेटिवली यूज़ किया, फाइन, विदाउट एक्नॉलेजिंग। अनदर लिमिटेशन जो है वो दैट इज़ फ्री यूज़। ये भी एक 3 स्टेप टेस्ट होता है। ये बर्न कन्वेंशन के थ्रू ही आया है कि मेंबर स्टेट्स जो हैं वो पार्टीज टू रिप्रोड्यूस कॉपीराइट वर्क, मतलब सर्टेन स्पेशल केसेस में आप कॉपीराइट वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। क्या कंडीशन है? एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन मस्ट नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द नॉर्मल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्क, है ना। आपका रिप्रोडक्शन जो आप काम का कर रहे हो ना, उससे एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए उस वर्क का। दूसरा, अनरीजनेबल जो है ना, मतलब लेजिटिमेट होना चाहिए, लीगल आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, इलेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो रिप्रोडक्शन होना चाहिए वो एक्सक्लूसिवली बी फॉर पर्सनल, प्राइवेट एंड नॉन कमर्शियल यूज ऑफ इंडिविजुअल्स। ध्यान रखिए, इट शुड बी फॉर पर्सनल, प्राइवेट एंड नॉन कमर्शियल यूज ऑफ इंडिविजुअल, तब हम आपको ये रिप्रोडक्शन परमिट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई? हेलो, यस, लेट मी हैव अ लुक भाई क्लास में कौन कौन है। यस, फरहाद, सत्यकम, राहुल, वर्तिका, अंशिका, विनीता एंड देयर इज प्रज्ञा, पूजा, रिंकी, उन्नति। यस गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब यहां तक कोई ब्रीफ करेगा मुझे कि कॉपीराइट के बारे में आपने क्या समझा? कोई भी? सत्यकम, यस मैम। हाँ जी, कॉपीराइट के बारे में या अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में जरा ब्रीफ कीजिए। जी, कॉपीराइट एक्चुअली में 60 इयर्स या ओनर के टिल डेथ तक मतलब होता है, और कॉपीराइट में जैसे लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क और ग्रामेटिकल, साउंड रिकॉर्डिंग, इस तरीके मतलब बहुत सारे और आइडिया जो है वो कॉपीराइट में नहीं होता है इंक्लूड। ओके जी, एंड मैम बस इतना ही, फाइन। इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा जो हमने अभी तक स्टडी किया? यस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। भाई पेरिस पढ़ा है, ट्रिप्स पढ़ा है, पेरिस कन्वेंशन पढ़ा, बर्न कन्वेंशन पढ़ा था। बर्न किसके बारे में था? बर्न मैम प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए था। लिटरेरी एंड, वेरी गुड। पेरिस? पेरिस प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स, फाइन। और ट्रिप्स? ट्रिप्स तो है मैम ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड, हाँ तो मैं समझ गई। जी, ओके फाइन। हमने एक्सेप्शंस क्या स्टडी किए थे? एक्सेप्शन मैम वो थोड़ा बिजी हो गया इसलिए सुन नहीं पाए ठीक से। अच्छा, चलती क्लास में हम बिजी हो गए, फाइन, नो वरीज, नो वरीज। अब चलिए कोई बात नहीं, आ जाते हैं वापस। आपने बहुत अच्छा, आपने इतना रिकॉल किया, दैट्स वेरी फाइन। क्लास फर्स्ट, सी डजंट मैटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेरी क्लास हमेशा डायलॉग चलती है। मुझे ना वो पसंद नहीं कि आओ सुना जाओ चले जाओ वाला सिनेरियो, आई नेवर लाइक इट। मुझे चाहिए क्लास में कि इफ आई आस्क क्वेश्चंस और इफ देयर इज एनी डाउट, क्लास शुड बी इन अ डायलॉग फॉर्म। क्लियर है भाई? अब जरा नेबरिंग राइट्स के बारे में थोड़ा सा पता कर लें। किसी ने ये वर्ड सुना है, नेबरिंग राइट्स? वर्ड तो मैम सुना है, नेबरिंग राइट्स होते हैं। हाँ, क्या होते हैं? कुछ भी आइडिया, जनरल आइडिया, मैं ऐसा बिल्कुल लेजिट नहीं पूछ रही हूँ कि लीगल लैंग्वेज में बताइए।
मैम ऐसा हेरिटेज राइट। आराम से सांस लेकर। मैम फॉर एग्जांपल जैसे कोई राइट हमारे पास मतलब हमारे ग्रैंडफादर के पास था, वो हमारे पास भी आ सकता है, हमारे फादर के कलेक्टिव राइट्स होते हैं। नेबरिंग राइट्स ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके मैम, चलिए प्रयास अच्छा था, और बताइए। देखो I'll have a clean screen इसके साथ आपको I'll explain very well way। देखिए ध्यान से स्क्रीन पर फोकस कीजिए। वॉट एवर आई एम मेकिंग यू राइट गाइज अपनी कॉपीज में लिखते रहिएगा, आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा इन द लॉन्ग टर्म। देखो नेबरिंग राइट्स या रिलेटेड राइट्स, ठीक है, नेबरिंग या फिर रिलेटेड राइट्स भी कहा जाता है इनको। ये राइट्स किसके हैं? दीज आर द राइट्स ऑफ द पीपल जो कि एसोसिएटेड हैं कॉपीराइटेड वर्क के साथ, ठीक है। ये उनके राइट्स हैं जो कि कॉपीराइटेड वर्क से एसोसिएटेड हैं। अब इनको कैटेगराइज किया गया है। कैसे कैटेगराइज किया गया है? इसमें आते हैं परफॉर्मर्स राइट, परफॉर्मर्स राइट, फिर आते हैं इसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, देन आते हैं रिकॉर्डिंग राइट्स। यस, परफॉर्मर्स राइट, ब्रॉडकास्टर्स राइट एंड आपके रिकॉर्डिंग राइट्स। परफॉर्मर कौन व्यक्ति होता है? जनरल भाषा में एक शब्द में मुझे आंसर चाहिए। परफॉर्मर कौन होता है? जो मैम परफॉर्म करता है, मतलब कोई भी एक्ट हो गया या फिर फाइन, जो परफॉर्म करता है कोई भी एक्ट। जी। इसमें हम अगर म्यूजिशियंस और एक्टर्स लिख दें तो क्या गलत होगा? हाँ भाई, मैं कह रहा था कोई मतलब एक्ट करता है, जैसे एक्टिंग हो गई या फिर और भी। तो यानी ये राइट्स वो राइट्स हैं जो परफॉर्मर्स में, जैसे म्यूजिशियंस हुए, एक्टर्स है, इनमें वेस्ट होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट एनी अनऑथराइज्ड एंड इलिसिट रिकॉर्डिंग। आपने देखा होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब ये सब शफल करते हैं ना, तो आजकल जब भी आप शोज में जाते हो लोग कहते हैं अरे भाई रिकॉर्डिंग मत कीजिए, है ना, या तो वो आपके फ़ोन सबमिट करवा लेते हैं। रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती। फाइन, आप जनरल रिकॉर्डिंग, क्योंकि लोग ना रिकॉर्ड करके कोई भी क्लिप कहीं भी कुछ भी डाल देंगे तो एक तरह का वायलेशन हो जाता है। वो सब्सक्राइब जनता होगी जिसको वो मिलेगा कंटेंट, तो वो रिकॉर्डिंग के लिए हॉल्ट कर देते हैं। तो परफॉर्मर राइट क्या करता है? बेसिकली प्रोटेक्ट करता है परफॉर्मेंस को किसके अगेंस्ट? अनऑथराइज्ड या इलिसिट रिकॉर्डिंग के अगेंस्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्सप्लॉइटेशन है ना, उसको कंट्रोल करता है कौन? परफॉर्मर राइट, इसको एक नेबरिंग राइट की कैटेगरी माना जाता है। अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, नाम से ही आपको पता चल रहा है ब्रॉडकास्टिंग, ये राइट्स वेस्टेड होते हैं ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि इसको अगर हम अरे न्यूज चैनल वगैरह, बहुत बढ़िया, टीवी, आपके रेडियोस, ठीक है, आपके जो भी टेलीकास्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, सिंपल बड़ी टर्म लिख देते हैं हम एक, टेलीकास्टिंग प्रोवाइडर्स, इन सब के पास होते हैं। It means that where a live performance facilitated by a broadcaster, he has all the rights to authorize to prohibit the use of program। जहां भी लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं ना, जो भी, तो जो बंदा ब्रॉडकास्टर होगा ना आपका, उसके पास ही एक्सक्लूसिविटी होगी इसका यूज और इसके प्रोहिबिशन के रिगार्डिंग कि भैया प्रोग्राम कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, फिर आता है थर्ड नेबरिंग राइट आपका, जिसको हम रिकॉर्डिंग राइट्स कहते हैं, ठीक है। Where a sound recording of someone has been recorded with the prior consent of a performer, the performer's consent is further required for any communication that is to be made to the public। देखो, जहां भी आपने रिकॉर्डिंग की है ना, रिकॉर्डिंग किसकी परमिशन से होगी? परफॉर्मर की परमिशन से होगी। अब परमिशन मिलने की या कंसेंट मिलने के बाद इस रिकॉर्डिंग को अगर आप पब्लिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी? वापस से परफॉर्मर की। बात समझ में आई? और ये राइट्स इवन आफ्टर द डेथ ऑफ परफॉर्मर, मतलब परफॉर्मर का डिमाइस भी हो जाए मान लीजिए, तो उसके जो एलआर्स होंगे यानी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो आपके एनफोर्स करा सकते हैं। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई है? यस, नेबरिंग राइट्स के बारे में मुझे कोई छोटा सा ब्रीफ कर दो तो आई गेट इट कि भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस मैम। हाँ जी, हाँ अंशिका भाई बता दो भाई, ब्रीफ कर दो। सत्यकम, अंशिका, राहुल। मैम नेबरिंग राइट में 3 राइट होते हैं, परफॉर्मर राइट, ब्रॉडकास्टिंग राइट और रिकॉर्डिंग राइट। ठीक। परफॉर्मर राइट में वो आता है जैसे म्यूजिशियन हो गए, एक्टर हो गए, जो मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, एक मतलब किसी स्टेज पे या कहीं भी मतलब
तो वो परफॉर्मर राइट होते हैं उनके, कि मतलब उनके उसके बाद था ब्रॉडकास्टिंग राइट। ब्रॉडकास्टिंग में जैसे टीवी रेडियो मतलब जो भी मतलब लाइव होता है वो ब्रॉडकास्टिंग में आता है, ब्रॉडकास्टिंग राइट। और रिकॉर्डिंग, हाँ यस मैम, रिकॉर्डिंग राइट में जो है हम मतलब किसी की साउंड है या वीडियो है मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन विद कंसेंट ऑफ परफॉर्मर। यस, विद कंसेंट ऑफ परफॉर्मर। वेरी गुड, एक्सेलेंट भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, अब अगर ये valid होता है तो भाई कोई मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट लिमिटेशन यू हैव या व्हाट रेमेडी यू हैव, सॉरी। लिमिटेशन तो 3 साल की है। ओके, अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो क्या करोगे? इन्फ्रिंजमेंट किस तरीके से? भाई वायलेशन हो गया, लोग मानते थोड़ी ना है, लॉ बन गया तो लोग मान जाएंगे क्या? लोग तो वायलेशन करते हैं भाई। तो इन्फ्रिंजमेंट कितने तरह का होता है? डायरेक्ट, कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड वाइकेरियस। अच्छा, ऐसा सामने से ही बता दिया, बिल्कुल अलग नहीं बताएंगे हम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, नहीं डजंट काउंट है ना, सामने ही था वो स्क्रीन पे, काउंट नहीं होगा, ऐसा स्मार्ट वर्क नहीं करना है अपन को। हाँ जी, जनरल बताइए भाई। अपार्ट फ्रॉम दिस जो लिखा है आपके सामने स्क्रीन पे, उसके अलावा हटा देती हूँ मैं, लो चलो हटा दिया मैंने। हाँ जी बताइए। अरे जनरल आइडिया भाई। मैम इन्फ्रिंज होगा तो जाहिर सी बात है कोर्ट में जाएंगे। अभी हम रेमेडीज के पास गए ही नहीं। अच्छा। अभी हम रेमेडीज के पास गए ही नहीं, हमको पता है रेमेडीज के बाद हम इसके बाद जाएंगे। देखो सामने आपके लिखा है, चलिए फोकस कर लेते हैं। इन्फ्रिंजमेंट कब होता है? जब आपकी परमिशन के बिना कोई आपका कॉपीराइटेड मटेरियल यूज कर लेता है, आम भाषा में, ठीक है। अब ये इन्फ्रिंजमेंट आपको लीगल एक्शन की तरफ तो ले ही जाएगा, लेकिन उससे पहले इस इन्फ्रिंजमेंट के भी टाइप्स होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, जब डायरेक्टली कोई इंसान ये तो बना रहा है या सेल कर रहा है या यूज कर रहा है, ठीक है, या फिर ऑफर कर रहा है सेल करने का, आपका जो भी पेटेंटेड इन्वेंशन है, जो भी आपका कॉपीराइटेड वर्क है, उसको ना डायरेक्ट चल रहा है। कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? व्हेन समवन एंकरेजेस और एक्टिवली पार्टिसिपेट, मतलब जो कर रहा है ना इन्फ्रिंजमेंट, उसके साथ शामिल हो गए, चलो चलो भाई, भाई भाई टाइप। तो भाई भाई वाला सिचुएशन, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट। जब आप इन किसी बंदे को इनेबल कर रहे हो कि भाई हाँ आप इन्फ्रिंज कर रहे हो, ठीक है, हम आपको और सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, यानी जैसे कि मान लो आप यूजफुल कुछ पेटेंट है, आप उसे सेल करने के लिए कन्विंस कर रहे हो या पार्टीज लेकर आ रहे हो, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट कहा जाएगा। विकैरियस क्या होगा? विकैरियस का वर्ड से समझ जाओ भाई, विकैरियस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कोई प्रयास करना चाहेगा बताने का विकैरियस इन्फ्रिंजमेंट? अरे विकैरियस लायबिलिटी पढ़ी थी अपन ने, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, सर्वेंट और ओनर। हाँ, ऐसा दोनों की लाइट देर में जलती है। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही। अब उसी से समझ लो, बेसिकली यहाँ पे वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है किसी और के, जिसने किसी और ने इन्फ्रिंजमेंट किया, ठीक है, उसने डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन वो समहाउ रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, दूसरे के इन्फ्रिंजमेंट का पार्टी ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, उसे हम विकैरियस इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं, ठीक है। उसको नॉलेज भी नहीं थी भाई, और किसी और ने कर दिया, लेकिन अब वो रिस्पॉन्सिबल है। मान लो उसी के सर्वेंट ने किया या उसी के एम्प्लॉय ने किया है, तो भाई वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, कंपनी उसको स्यू करेगी। अब वो बाद में एम्प्लॉय को देखता रहेगा, सर्वेंट को देखता रहेगा, वो हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन फ्रंट फुट पे तो भाई आप रिस्पॉन्सिबल हो कि नहीं हो? क्लियर? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट ओनर्स होते हैं। वेबसाइट ओनर्स क्या कॉपीराइट कंटेंट से प्रॉफिट होते हैं, जो कि यूजर्स पोस्ट करते हैं, उनको पता भी नहीं होता, उनको एक्सप्लिसिट नॉलेज नहीं होती है, लेकिन इसको विकैरियस इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। अगर यूजर्स ने इस तरह का कहते कंटेंट पोस्ट किया है तो वेबसाइट ओनर लायबल होता है। अब बेचारे वेबसाइट ओनर को तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल इसी को वेन्यू ओनर कन्वर्ट कर दो, जगह का जो ओनर होता है ना, जो कि आपकी परफॉर्मेंसेस करवा रहा है प्रेमाइसेस में, अब वहाँ जो इन्फ्रिंज कर रहा है बेचारे ओनर को क्या पता, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है इन सब के बारे में, लेकिन वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? यस, हाँ या ना? इन्फ्रिंजमेंट क्लियर हुआ? डायरेक्ट, कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड विकैरियस। इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी में भी डिवाइड करते हैं, मत उतने झमेले मत जाइए। फिर आती है हमारी रेमेडीज। अब रेमेडीज क्या है?
एक तो सबसे प्यारी रेमेडी है डैमेजेस। भाई देखो, आपने मेरा नुकसान किया है ना, मान लो आपने 1 महीने 2 महीने जो भी टाइम पीरियड में आपने मेरा मटेरियल जो कॉपीराइटेड था वो यूज़ किया, उससे प्रॉफिट किया है आपने, जितना आपने प्रॉफिट किया उतना मेरा नुकसान हुआ है, तो भाई डैमेजेस पे ऑफ कर दो। पहली रेमेडी है मेरी, डैमेजेस पे ऑफ कर दो। दूसरा, इंजंक्शंस। भाई कोर्ट बेसिकली इंजंक्शंस लगाएगा आप पे कि भाई ये जो आप सेल कर रहे हो या आप इसको बना रहे हो, ये जो कॉपीज़ बन रही है उनको रोक दो भाई, ठीक है। उसके बाद कोर्ट चाहे तो फिर वो, अब कोर्ट के ऊपर होता है कि भाई कितना आपका एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी इम्पोज कर दे कि भाई अगले व्यक्ति का जो है ना इतना लॉस हुआ है, आपने उससे इतना प्रॉफिट बना लिया, अगले का जो एफर्ट उसका वेस्ट गया, ये सारी चीज़ें हुई, उसके साथ मेंटल स्ट्रेस हुआ है, उसके वकील की फीस लगी है, सब हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके डैमेजेस में एड ऑन कर दी जा सकती हैं। ये सारी रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? यस यस मैम। यस मैम। समझ में आई सभी को? में कुछ क्लियर हुआ? यस, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कॉपीराइट के बारे में? तो पूरा नहीं पूछ रही हूँ, आई एम सेइंग कुछ क्लियर हुआ है क्या अभी? यस मैम। यस हुआ है, चल वेरी फाइन। अब जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अपन पेटेंट के बारे में। क्या होता है पेटेंट भाई? व्हाट इज पेटेंट? मैम इन्वेंशन। ठीक है, एक आंसर आया है मेरे पास, मैम इन्वेंशन। यस राइटर के जो वो कंपोजिशन का काम होता है उसका तो कॉपीराइट होता है। फॉर एग्जांपल कोई सिंगर ने कोई लिखा है उसका तो कॉपीराइट होगा। किसी इन्वेंटर ने कोई इन्वेंशन किया है तो उसका पेटेंट होता है। अच्छा ठीक है, उसका पेटेंट होता है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और भाई मल्टीपल आंसर्स दीजिए, एक दो जने आंसर देंगे कैसे चलेगा? मैम, और पेटेंट जो है एक्चुअली में प्रोडक्ट और प्रोसेस मतलब दोनों के लिए दिया जाता है। अरे क्या बात है, ये तो नई बात सामने आ गई है। यहाँ पे किसी व्यक्ति ने प्रोडक्ट का नाम लिया है और प्रोसेस का भी नाम ले दिया है। चलिए ठीक, देन चलो अब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं अपन। भाई देखो, कोई एक दिमाग में आइडिया आया है ना, तो अभी अपन आइडिया को डिस्कस करके आए थे कि आइडिया का क्या ही करोगे। अब आपने आइडिया से कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर कुछ बनाया, ठीक है। अब वो आइडिया जो है ना वो रियलिटी बन चुका है, काम कर रहा है, बढ़िया। अब इस क्रिएशन को ना, ये जो आपका स्टार्टिंग में बेचारा सा आइडिया था ना, उस क्रिएशन को आपने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको कोई रेप्लिकेट ना करे, ठीक है, इसको कोई रेप्लिकेट या कॉपी ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट का पेटेंट करा लेते हैं, ठीक है। पेटेंट के साथ साथ सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं होता है, ये आपका प्रोसेस का भी पेटेंट होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस मैम। यस। अब चलिए, जिन्होंने कहा था कि प्रोसेस का पेटेंट होता है, तो ये भाई कैसे होता है? मुझे तो नहीं पता। हाँ जी, आप प्रोसेस का पेटेंट कैसे कर सकते हो भाई? ये आंसर तो देना पड़ेगा, ऐसा रेंडमली आंसर देके गायब नहीं हो सकते अपन। प्रोसेस क्या मैम, एक्चुअली में ऐसा है, कोई भी चीज, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लिया था, कोको कोला, तो वो भी एक प्रोसेस है उसकी। तो वो अब स्प्राइट हो गई, उसका अलग प्रोसेस है। तो हर चीज का प्रोसेस, हर चीज को बनाने का प्रोसेस अलग होता है, तो उसका एक पेटेंट हम करा सकते हैं। वो ट्रेड सीक्रेट में आता है। वो ट्रेड सीक्रेट आता है। अब तो रास्ते से ही चलेगा अपन जी। नहीं मतलब जो है, कोई जैसे मतलब कंपनी होती है, अपना मतलब बता देती है कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले हैं, कोई नहीं बताती, तो वो ट्रेड सीक्रेट में आता है। तो एक्चुअली में हर प्रोडक्ट का एक प्रोसेस होता है, मतलब मैगी का अलग प्रोसेस है और कोल्ड ड्रिंक का अलग प्रोसेस है, तो जो प्रोसेस होती है उसका एक पेटेंट होता है। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। देखो, जब भी पेटेंट क्या है, बेसिकली पेटेंट का पर्पस अपने बिजनेस को डेवलप करना है। भाई कैसे? अगर पर्टिकुलर इन्वेंशन पे या पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपका पेटेंट है, दैट मीन्स व्हाट? भाई किसी को अब यूज़ करना है ना, तो उसको आपसे परचेज करना पड़ेगा या लाइसेंस करना पड़ेगा। पेटेंट जनरली आपका कितने टाइम पीरियड तक लास्ट करता है?
20 ईयर्स तक। 20 साल तक आपका पेटेंट ये लास्ट करता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, पेटेंट का जो एप्लीकेंट होता है या सेलर होता है ना, वो अपने गुड्स का एक बार उसका पेटेंट प्रोसेस हो गया, ऑथराइज हो गया, उसका रॉयल्टी बन जाता है। ठीक है, अब वो जो क्रिएटर है ना प्रोडक्ट का, वो राइट टू यूज बेचता है, वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है। कुछ बेच देते हैं ना, किसी को भाई ज़रूरत है बेच देते हैं, बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, वो राइट टू यूज़ बेचते हैं। भाई इतने समय तक ना तुम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। आई एम नॉट सेलिंग यू द ओनरशिप ऑफ द सेम, आई एम ओनली सेलिंग यू व्हाट द राइट टू यूज़। ठीक है, उसके बदले में या तो आप रॉयल्टी दोगे, मुझे रीइंबर्समेंट दोगे, जो भी दोगे। ठीक है, क्लियर है बात। जैसे कि सॉन्ग राइटर्स होते हैं, सॉन्ग राइटर्स रॉयल्टी सेल करते हैं। भाई उनकी, आप किसी कमर्शियल में उनका म्यूजिक यूज़ करना चाहते होंगे तो वो अपनी रॉयल्टी सेल करते हैं। अब पेटेंट्स की ना बहुत सारी वैरायटी होती है, ऑल्दो हम अभी इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी एक मिनिमम डिटेल तो हम देखेंगे। भाई इतना भी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाया जाएगा। देखो, जैसे कि यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? जनरल है, जनरल मीनिंग, बिल्कुल जनरल, जो भी दिमाग में पहले आ जाए। व्हाट इज यूटिलिटी? यूजफुल। ठीक है भाई, यूजफुल बोला। और कोई आंसर आ रहा है मेरे पास? नया भी हो सकता है मैम, न्यू। ठीक है, चलो भाई, एक न्यू भी आया मेरे पास। यस, एनी मोर? हाँ जी, भाई यूटिलिटी पेटेंट जो है ना, एक तरह का उसका फंक्शनल, यूजफुल से बहुत मिलता जुलता। यूटिलिटी पेटेंट ना किसी भी नए इन्वेंशन, मशीन की या प्रोसेस की फंक्शनल एस्पेक्ट को सेफगार्ड करता है। ठीक है, ये क्या करता है? इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव राइट देता है दूसरों से अपने उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स ना सेफगार्ड करने के लिए। और सेफगार्ड क्या, हाउ, उसका मतलब यूजेज कैसा होना है, इस पैटर्न को सेफगार्ड करने के लिए। ओके, तो यूटिलिटी पेटेंट ना उसका स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन और उसका फंक्शन जो पर्टिकुलर है उसको सेफगार्ड करता है। ठीक है, अब जैसे कोई नई मशीन है तो उसका जो मेथड हुआ है मैन्युफैक्चरिंग करने का, या जो भी केमिकल कंपाउंड यूज़ किया गया है, उन सबको सेफगार्ड आपका यूटिलिटी पेटेंट करता है। क्या मेरी बात समझ में आई है यहाँ तक? यस मैम, यस। यस मैम, समझ में आई है भाई। चलिए अब जरा वापस आप लोगों के चेहरे देखे जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो फरहाद, अंशिका, सत्यकाम, विनीता, राहुल, वर्तिका एंड अनुकृति एंड पूजा। सो गाइस, आपने आज समझा कि भाई मीनिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइट क्या होता है, फाइन, आईपीआर क्या होता है, देन कॉपीराइट्स के आपके इन्फ्रिंजमेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट क्या होते हैं, फेयर यूज़ क्या होता है, पेटेंट क्या होता है। कोई अंडरस्टैंडिंग बैठी आज आप लोगों के दिमाग में? कोई अंडरस्टैंडिंग आई कि क्या ये सिस्टम है आईपीआर का? यस, यस और नो गाइस, आंसर्स? यस 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 मैम। समझ में आया? तो अब हम पेटेंट का हमने एक ब्रीफ आज लिया है, कल हम इसी पेटेंट के ब्रीफ को कंटिन्यू करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट द सेम। एंड सेकेंडली, अब इस क्लास में ना ऐसे हम कहानी सुनने नहीं बैठे हैं, तो ध्यान रखिए, यू ऑलवेज कीप अ पेन एंड पेपर। कल हम कुछ केसेस भी डिस्कस करेंगे। हमने आज पेटेंट स्टार्ट किया है, बट कॉपीराइट लॉस के देयर आर सर्टेन केसेस जो हमने आज डिस्कस नहीं किए हैं, कल की क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बी रेडी। आपको सामने पीपीटी, सी मैं स्पून फीडिंग में बिलीव नहीं करती, यू वुड बी प्रोवाइडेड नोट्स, आपको सब मिलेगा, बट इन बिटवीन ऑफ द क्लास मैं बहुत से केसेस ऐसे कह जाती हूँ, ध्यान में आया मैंने बोल दिया, यू शुड राइट दैट डाउन, है ना, जो मैं कंटेंट बोल रही हूँ, यू हैव टू राइट दैट डाउन। एम आई क्लियर एवरीवन? यस यस सर। तो बी सिंसियर, इट डजेंट मैटर विद द क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, इफ देयर अ सिंगल स्टूडेंट, मैं अपने इसी पेस में पढ़ाऊंगी। आई वॉन्ट डायलॉग, मुझे क्लास मोनोलॉग बिल्कुल नहीं भाती कि मैं ऐसा पूरा बोल के ये होता है बस पढ़ना। क्रैश कोर्स डजंट मीन कैसे कहानी सुन के चले जाओ। एवरी कोर्स मीन्स कि आपको अंडरस्टैंडिंग, क्लास से उठ के जाओगे और कोई पूछ दे 4 सवाल तो ऐसे ना आसमान की तरफ नहीं देखना होता है। फाइन, सो वील मीट टुमारो, हम केसेस को डिस्कस करेंगे, फाइन, उसके बाद हम पेटेंट से फॉरवर्ड करेंगे। इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी स्टूडेंट? सभी से यस, एनी डाउट और क्वेरी? इफ नो, then very well,
Good night, everyone. We'll meet tomorrow sharp at 7:30. Good night, ma'am. Thank you, ma'am. गुड नाइट मैम।